मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम मार्ग मुरारका, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय एवीएसटी प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हमने जीएसटी के ढांचे का विस्तार से अध्ययन किया गत वीडियो में। आज हम जीएसटी के पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, किस तरह से जीएसटी की जो प्रक्रिया है उसका पंजीयन कैसे कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, इस तरह कौन कौन व्यक्ति इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है, सारी जो चीज़ें हैं इसमें हम अध्ययन करेंगे। हम ये कह सकते हैं यदि कोई भी व्यापारी जीएसटी के लिए दायी है तो उसे अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। जो व्यापारी है वो जीएसटी के दायरे में आता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और यदि किसी व्यापारी ने पुराने अधिनियम में अपना पंजीयन करवा रखा था तो वह अब मान्य नहीं होगा, उसे नए सिरे से अपना पंजीयन कराना होगा। सरकार जीएसटी लागू करके न केवल अप्रत्यक्ष कर बल्कि प्रत्यक्ष कर, जो आयकर की बात है, की वसूली भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए जीएसटी के पंजीकरण में पैन की विशेष भूमिका होती है। जो परमानेंट अकाउंट नंबर है पैन, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी व्यक्ति पैन की सहायता से घर बैठे कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस प्रकार से पूर्व के अधिनियमों की तुलना में जीएसटी में पंजीकरण कराना बहुत सरल है। पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति न तो अपने ग्राहक से कर एकत्रित कर सकता है और न ही उसके द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर इनपुट कर जमा का दावा कर सकता है। इस तरह पंजीयन संबंधी विभिन्न प्रावधान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम सीजीएसटी एक्ट की धारा 20 से 30 में वर्णित है। धारा 20 से लेकर 30 में इसमें पंजीयन संबंधी सारे प्रावधान हैं जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा है। अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर नियम जो सीजीएसटी रूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं और इनमें नियम 8 से 26 तक पंजीयन संबंधी नियमों की व्याख्या की गई है। इन सभी धाराओं और नियमों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने बताया था पंजीयन के लिए दायी व्यक्ति कौन है। प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को अपना पंजीयन करना आवश्यक है, क्योंकि जीएसटी के अधिनियम की धारा 2 उपधारा 107 में भी कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा में लिखा है कि कर योग्य व्यक्ति से आज से ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए दायी है। तो पंजीकरण के लिए किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता है पंजीयन कराने के लिए? अतः पंजीकरण निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। पहला वो है व्यक्ति कि वह पूर्तिकर्ता जिसकी कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक हो। वह पूर्तिकर्ता जिसकी कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक है। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक पूर्तिकर्ता विशेष वर्ग के राज्यों से भिन्न ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करवाने के लिए दायी होगा जहाँ वह माल व सेवाओं या दोनों के कर योग्य पूर्ति करता है और किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल आवर्त 20 लाख से अधिक है। एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अधिक है। केवल माल की पूर्ति करने वालों के लिए सीमा 40 लाख है, बशर्ते कि वह विशेष राज्यों से न हो। परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के राज्यों में से किसी राज्य में माल या सेवाओं के कर योग्य पूर्ति करता है और उसका कुल आवर्त 10 लाख से अधिक है तो वह उस विशेष राज्य में पंजीयन करवाने हेतु उत्तरदायी होगा। परंतु सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य के निवेदन करने पर सरकार उस राज्य के लिए कुल आवर्त की सीमा बढ़ा सकती है, परंतु 20 लाख से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, जो धारा 22 के अंतर्गत, धारा 1 के अंतर्गत है। हम स्पष्टीकरण इसमें दें तो इसे स्पष्टीकरण इस प्रकार से कह सकते हैं इसको कि यदि पूर्तिकर्ता जो सप्लायर है
को किसी जमा, अग्रिम या दिए गए ऋण पर ब्याज, भट्टे की आय होती है तो ये माना जाएगा कि वह कुल जो माल पे उस पे आधार पे भट्टे की आय होती है तो उसे माना जाएगा कि वह केवल माल की पूर्ति करता है। केवल पंजीकरण के उद्देश्य से सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पंजीकरण करवाने तो निर्धारित सीमा निम्नानुसार होनी चाहिए, और वो है छोटे उपक्रम को जीएसटी के पंजीकरण से मुक्ति है, लेकिन बाकी लोगों को जो टैक्स के दायरे में हैं उन्हें जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब छोटे उपक्रमों में जीएसटी पंजीकरण से मुक्ति किसको है? किसी भी कर अधिनियम में यह सामान्य प्रावधान होता है कि एक न्यूनतम सीमा तक कर न लगाया जाए, जिससे कि बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले पर कर का भार न हो। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि छोटे स्तर पर काम करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं जिनसे कर संग्रहण में लागत अधिक लगेगी और उनकी तुलना में कर का संग्रह बहुत कम होगा। यदि कोई व्यक्ति कर मुक्त सीमा में है तो उसे पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने 10, 20 और 40 लाख की दायरा बताया, उस दायरे में उस क्षेत्र के हिसाब से आता है तो ही उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, वरना नहीं। कर मुक्त सीमा संबंधी प्रावधान, जो टारगेट टर्नओवर का था, हमने कहा कि 10 लाख का है, वो किन किन स्टेटों को गुड्स एंड सर्विस के लिए जरूरी है 10 लाख तक, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। 20 लाख के लिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए। 40 लाख के जो श्रेणी में आते हैं वो इन ऑल स्टेट हैं, जो ऊपर से 1 और 2 में जो हमने बताया उसके शेष बच गए, उन सब स्टेटों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, और ये जो सप्लाई है उसके हिसाब से उस पर सीमा, कर मुक्ति की सीमा का जो प्रावधान है वो लागू होता है। इस प्रकार से हम इसके आगे बढ़ते हैं तो कुल आवर्त एग्रीगेट टर्नओवर की धारा 2(6) के अनुसार कौन सी होनी चाहिए, कितनी आय मानी जाती है? कुल आवर्त अनुपात एग्रीगेट टर्नओवर है, वो धारा 2 उपधारा 6 के अनुसार कुल आवर्त से आज से निम्नलिखित के योग से है। उसमें क्या क्या जोड़ा जाए? पहला है उसमें यदि कर योग्य पूर्ति उस आवक पूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर देने हो, सभी कर योग्य पूर्ति की बात कही, उसमें से क्या नहीं होना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए। उस आवक पूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर दे हो। इसमें हम किस तरह से मान सकते हैं? जैसे यदि माल, सेवा अथवा दोनों की पूर्ति एक अपंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को की जाती है तो ऐसी आवक पूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा चुकाया गया विपरीत प्रभार कहलाता है। दूसरा, कुल आवर्त में कर मुक्त पूर्ति को भी जोड़ा जाए। तीसरा, माल व सेवाओं अथवा दोनों का निर्यात। और चौथा है ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय पूर्ति को जो एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो तथा जिसकी गणना संपूर्ण भार के आधार पर की गई हो। कुल आवर्त में निम्न करों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें किसको सम्मिलित नहीं करते? जो कर हैं वो पहला कर है केंद्रीय माल एवं सेवा कर जीएसटी को, दूसरा राज्य माल व सेवा कर एसजीएसटी को, तीसरा संघ राज्य एवं माल सेवा कर यूटीजीएसटी को, और चौथा है पंजीकृत कर इंटीग्रेटेड या आईजीएसटी को, और पांचवा उपकर शेष को। लेकिन इसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति को किसी जमा, अग्रिम या दिए गए ऋण पर ब्याज या भट्टे की आय होती है तो उसे कुल आवर्त में सम्मिलित करेंगे। यहाँ ब्याज की आय से तात्पर्य व्यापारिक गतिविधियों में प्राप्त ब्याज से है, अतः बैंक के स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज को कुल आवर्त में सम्मिलित नहीं करेंगे। बैंक से यदि हमें कोई जमा है उससे ब्याज प्राप्त होता है तो उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों पर यदि ब्याज प्राप्त होता है तो उसको सम्मिलित करेंगे। परंतु ऋण पर चुकाया गया ब्याज सेवा की पूर्ति है
अतः उसे कुल आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा यद्यपि ब्याज एक कर मुक्त सेवा है। लेकिन जब हम ये कहें कि ऋण लें और ऋण पे यदि सेवाओं की पूर्ति है, क्योंकि ऋण किसके लिए लिया गया, सेवाओं की पूर्ति के लिए लिया गया, उस पर यदि ब्याज दिया जाता है तो कुल आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा है अनुसूची 3 में कर्मचारी द्वारा सेवा, संसद एवं अन्य निकायों की सेवा, अंतिम संस्कार की सेवाएं, भूमि और भवन की बिक्री तथा लॉटरी जुए आदि की सेवाओं को न तो माल की पूर्ति माना गया है और न ही सेवाओं की पूर्ति माना गया है, अतः इन्हें कुल आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और दूसरा इसमें आता है पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति। पहला था कुल आवर्त की जानकारी ली, इसके बाद पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति के बारे में। ये धारा 22 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो जीएसटी लागू होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन पूर्व में प्रचलित नियम के अधीन लाइसेंस रखता था, उसे जीएसटी अधिनियम प्रारंभ होते ही पंजीकरण करवाना होगा। अर्थात हम ये कहें कि पूर्व के पंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति जो उस अधिनियम के तहत लाइसेंस रखता था, उसे जीएसटी के अंतर्गत भी पंजीकरण कराना जरूरी है, धारा 22(2) के अंतर्गत, उपधारा 2 के अंतर्गत। तीसरा, यदि व्यवसाय हस्तांतरण अथवा उत्तराधिकार में मिला है, व्यवसाय जो स्थानांतरण है ट्रांसफर के आधार पर आया है, उसके पास उत्तराधिकार में मिला है, तो जब कभी इस अधिनियम में, और ये धारा 22 की उपधारा 3 के अंतर्गत है, जब कभी इस अधिनियम में पंजीकृत कारोबार किसी अन्य व्यक्ति को चालू संस्था के रूप में या उत्तराधिकार या अन्य रूप में हस्तांतरित किया जाता है, तो जिसे कारोबार का हस्तांतरण किया है उसे हस्तांतरण की तारीख से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और चौथा है कंपनियों के विलय की दशा में, जब एक दूसरी कंपनियों को विलय हो जाता है तो उस स्थिति में किसी योजना की मंजूरी या कंपनी के सम्मेलन की दशा में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में या दो से अधिक कंपनियों के विलय के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निगमन का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इसको और अधिक तरह से हम इस प्रकार स्पष्टीकरण क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि धारा के प्रयोजन के लिए है। इसमें पहला है कुल आवर्त में कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति सम्मिलित होंगी, चाहे वह उसे अपने लेखे के रूप में हो या उनके मालिकों की आय से हो। दूसरा, मालिकों के लिए जब जाव वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा जाव पूर्ण करने के जो कार्य की बात है पश्चात की गई पूर्ति मालिक के कुल आवर्त में सम्मिलित होगी, उसे जाव वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई पूर्ति नहीं मानेंगे। और तीसरा है विशेष श्रेणी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के वाक्यांश 4 और उप वाक्यांश जी में किया गया है, और ये धारा 22(4) के अंतर्गत लिया जाता है। अब हम ये कहें कि इन राज्यों के साथ साथ जो हमने राज्य बताए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें। और पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसके आगे है पंजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसकी समय सीमा पहला बिंदु है। प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण करवाने के लिए दायी है संबंधी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विहित रीति और शर्तों के अधीन जिस दिन में दायी होता है उसे 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। जिस दिन वो इस जीएसटी के दायरे में आता है तो 30 दिन के अंदर अंदर वो पंजीकरण करेगा, आवेदन करेगा। परंतु आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कारोबार प्रारंभ करने की तिथि से कम 5 दिवस पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। परंतु यदि एक व्यक्ति सेज का संचालन कर रहा है और उसी राज्य में सेज के अलावा अन्य व्यवसाय भी है तो उसे सेज इकाई का अलग से पंजीकरण करना होगा। इसका स्पष्टीकरण जो धारा 25 उपधारा 1 में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड की पूर्ति करता है निकटतम तटीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का पंजीकरण कराएगा। दूसरा बिंदु कि एक अथवा अधिक पंजीकरण, यदि एक व्यक्ति किसी एक राज्य या संघ के राज्य क्षेत्र में केवल एक ही पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, परंतु बहुत प्रकार के कारोबार करने वाले व्यक्ति को विविध शर्तों के अधीन प्रत्येक कारोबार के लिए पृथक से पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है। ये धारा 25 की उपधारा 2 के अंतर्गत है।
परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयाँ रखने वाले व्यक्ति किसी कारोबार के रूप में पंजीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा। ऐच्छिक पंजीकरण तीसरा, ये धारा 25 की उपधारा 3 में कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण कराने के लिए दायी नहीं है वह स्वेच्छा से पंजीकरण करवा सकता है और इस अधिनियम के सभी प्रावधान जैसे पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे। चौथा है, प्रत्येक पंजीकरण के लिए भिन्न व्यक्ति मानेंगे। एक व्यक्ति जिसे एक या अधिक राज्यों में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हों या प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे पंजीकरण के संबंध में जो अधिनियम में उन्हें एक भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और ये धारा 25(4) की धारा 4 में के अंतर्गत है। पांचवा है, भिन्न भिन्न राज्यों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना है। ये धारा 25 की उपधारा 5 के अंतर्गत है, जहाँ एक व्यक्ति ने एक व्यावसायिक संस्थान के लिए किसी राज्य में पंजीकरण करवाया है और उसके पास किसी अन्य राज्य में भी एक व्यावसायिक संस्था है, तब ऐसे सभी व्यावसायिक संस्थानों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यापारिक संस्थानों के रूप में माना जाएगा। शेष जो हमारे पंजीकरण की प्रक्रिया के बिंदु हैं उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।